गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हमारा चैप्टर नंबर 3A लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेटा अब तक हम पढ़ चुके हैं कि भाई मोशन कैसे होता है या भाई उसको हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा लॉज ऑफ मोशन की। कहने का पर्पज़ भाई मोशन होता क्यों बेटा, या मोशन के जो कोज हैं वो क्या क्या हैं। तो भाई मोशन के कोज को स्टडी करने से पहले हम एक बार स्टडी कर लेते हैं बेटा फोर्स की। क्यों? क्योंकि भाई मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है फोर्स। तो फोर्स होती क्या है भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एफर्ट होता है किस चीज़ का भाई? पुश और पुल का। अभी तक आप लोगों ने यही पढ़ा है, आगे बेटा हम इसको अलग तरीके से भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप फोर्स की डेफिनेशन लिखना चाहो तो बेटा लिख सकते हो, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। भाई जितनी भी डेफिनेशन बेटा मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, जैसे एफर्ट डैश पुश और पुल। आप लोगों को बेटा ये डेफिनेशन अच्छे से लिखनी है। जैसे कि एक बार मैं फोर्स की दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, फोर्स इज द एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। अब भाई बात कर लेते हैं हम भाई कोजेज को। स्टार्ट करते बेटा कोजेज क्या क्या है मोशन के और उनको हम कैसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बेटा फर्स्ट एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एरिस्टोटल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेटा इनिशियली बहुत पुराने टाइम पे ही ये बता दिया था कि भाई यूनिफॉर्म मोशन के लिए कोई भी फोर्स नेसेसरी नहीं होती। ये आप लोग बेटा सब 9th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हो। तो अब हम बात कर लेते हैं एरिस्टोटल्स फैक्ट की या उसके लॉ की। एरिस्टोटल लॉ लिख लेते हैं बेटा। तो भाई एरिस्टोटल के लॉ क्या था? एरिस्टोटल ने बोला कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। भाई सबसे पहले कोज ऑफ मोशन से रिलेटेड जो फर्स्ट लॉ दिया वो एरिस्टोटल्स ने दिया था, जो बेटा लास्ट या बाद में जाके गलत प्रूव हुआ था। पहले इसके लॉ को समझते हैं और फिर देखते हैं भाई इसके रीज़न क्या थे इसके फेल होने के। एरिस्टोटल ने देखा कि भाई जैसे अगर कोई बच्चा है अपनी टॉय कार से खेल रहा है तो क्या होता है, जब तक वो उस कार को पुश करता है तब तक वो कार चलती रहती है। जैसे ही उस पर वो फोर्स लगानी बंद कर देता है कार क्या हो जाती है बेटा? रुक जाती है। तो भैया एरिस्टोटल ने इसी फैक्ट पे अपना लॉ गिवन किया क्या कि भाई जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो तब तक ही वो मोशन में रहती है। एरिस्टोटल के बाद जो साइंटिस्ट आए बेटा इस चीज़ को याद रख लेना, एरिस्टोटल ने क्या बोला था कि भाई जब तक कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है जब तक आप उस पर क्या लगाते हो? फोर्स लगाते हो। अब देखो भाई इसके बाद आया भाई गैलीलियो, और गैलीलियो ने बेटा मैकेनिक्स की या बोल सकते हो एक तरीके से बिल्कुल हर एक चीज़ को चेंज कर दिया था गैलीलियो ने कैसे चेंज किया भाई? एरिस्टोटल के फैक्ट तक सब कुछ लॉजिकल दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर एरिस्टोटल के बाद गैलीलियो आया। गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम गैलीलियो एक्सपेरिमेंट या भी हम इसको अगर लॉ के फॉर्म में पढ़ें तो गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं। इनर्शिया आप लोगों ने अच्छे से 9th क्लास में बेटा पढ़ा है, लेकिन एक बार हम फिर से भी इनको भी डिस्कस करेंगे। तो एरिस्टोटल ने क्या किया भाई? एरिस्टोटल ने बेटा एक ब्लॉक लिया, वुडन का ब्लॉक कुछ इस टाइप का ट्रायंगुलर शेप का, और एक बॉल ली और इस बॉल को भाई यहाँ से रिलीज कर दिया। तो क्या हुआ? ये बॉल कुछ इस तरीके से मूव करती हुई चली गई। ठीक है। नेक्स्ट भाई गैलीलियो ने एक और वुडन ब्लॉक लिया, एक वुडन ब्लॉक और कैसा लिया भाई? कुछ इस तरीके से। अब इस वुडन ब्लॉक में भी भाई सिमिलरली ये एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ से बॉल को रिलीज किया तो उसने देखा कि ये बॉल मूव करके अप्रोक्सीमेटली उसी हाइट तक पहुँच जाती है जिस हाइट से हमने इसको रिलीज किया था। यानी अगर ये एच हाइट है तो इस भी ये एच हाइट तक ही वापस से बेटा गेन कर जाती है। तो भाई एरिस्टोटल ने इस फैक्ट के बेसिस पे इसी को थोड़ा सा और लेंथी बनाया। उसने क्या किया, इस साइड को तो रखा है एज इट इज और इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लिया। फिर से वही हुआ बेटा, यहाँ से बॉल को रिलीज किया गया, बॉल मूव करती हुई फिर उसी एच हाइट तक पहुँच गई जिस हाइट से उसको रिलीज किया गया था। नेक्स्ट इस बार बेटा गैलीलियो ने इसको कुछ इस तरीके से बना दिया और यहाँ एच हाइट से इसको रिलीज कर दिया। अब आप लोग बताओ
ये बॉल कहाँ तक मूव करेगी, ये बॉल बेटा अप टू इनफाइनाइट मूव करेगी। क्यों भाई, क्योंकि बेटा ये अप टू एच हाइट तक जाने के बाद ही रुकती। अब एच हाइट यहाँ पे है नहीं, तो इनफाइनाइट तक क्या करने वाली है, मूव करने वाली है। अब गैलीलियो ने इसी बेस पे बेटा एरिस्टोटल का फैक्ट को सबसे पहले तो क्या किया, इग्नोर किया या उसके ड्रॉबैक निकाले। एरिस्टोटल ने क्या बोला था कि एक फोर्स नेसेसरी है। गैलीलियो ने क्या बोला कि भाई अगर हम कोई फोर्स दे देते हैं किसी बॉडी को, और उसके बाद बॉडी किस में हो जाती है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो भाई एक बार यूनिफॉर्म मोशन में आने के बाद बेटा कोई फोर्स जरूरी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो भाई ये बॉल कुछ देर रोल करने के बाद रुक जाएगी। ऐसा क्यों हुआ भाई, क्योंकि बेटा यहाँ अर्थ पे एक तो फ्रिक्शन होती है, पहली बात तो बॉल के बीच में और ग्राउंड के बीच में क्या होती है, फ्रिक्शन होती है। नेक्स्ट भाई एयर रेजिस्टेंस वर्क करता है बेटा, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस जो हमारी हवा है वो इसके मोशन में क्या प्रोड्यूस करती है, रेजिस्टेंस यानी अपोज प्रोड्यूस करती है। ये हम बोल देते हैं बेटा एयर ड्रैग। अगर एग्जैक्ट वर्ड अगर आप सुनना चाहो तो क्या होता है, एयर ड्रैग। तो भाई वो एयर ड्रैग इसको क्या कर देता है बेटा, स्लो कर देता है। इस वजह से आपकी बॉल क्या कर जाती है, रुक जाती है। अगर आप स्पेस के अंदर कोई बॉल लो और उसको भाई फेंक दो किसी एफ फोर्स से, तो जैसे ही आप इसको बेटा थ्रो करोगे ये बॉल अप टू इनफाइनाइट तक मूव ही करती रहेगी। सिमिलरली बेटा जो आपके रॉकेट्स होते हैं आपने देखे होंगे, रॉकेट्स में बेटा जो 90% या 95% जो उनका साइज होता है वो भाई सिर्फ और सिर्फ फ्यूल होता है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा, फ्यूल होता है। जो टॉप वाला क्रू मॉड्यूल होता है तो बिल्कुल छोटा सा होता है। क्यों भाई, क्योंकि बेटा ये हमारे एटमॉस्फेयर से निकलने के काम आता है। अब एटमॉस्फेयर में एयर होती है तो एयर ड्रैग लगता है, तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। लेकिन जैसे ही हम स्पेस में चले जाते हैं तो बेटा अगर स्पेस में जाने के बाद एज्यूम करो ये हमारा रॉकेट है, अगर भाई आपने इस रॉकेट के इंजन्स को एक बार अगर फायर कर दिया, उसके बाद अपने इंजन्स को आप बंद कर सकते हो, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट फिर भी उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। और ये कहाँ तक मूव करेगा भाई, ये इनफाइनाइट तक मूव ही करता रहेगा। अगर आपको इस रॉकेट को रोकना है तो आपको इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। कहने का पर्पज़ बेटा जब तक कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो भाई हमें किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है उसको मोशन में रखने के लिए। अब इसी डेफिनेशन को मैं एक तरीके से और बताता हूँ भाई। कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आप रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को क्या करना चाहते हो बेटा, चेंज करना चाहते हो, तो आपको क्या लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी भाई। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है और आपको ये स्टेट इसकी चेंज करानी है तो आपको कोई ना कोई एफ एक्सटर्नल फोर्स इस पर क्या करनी पड़ेगी भाई, अप्लाइड करनी पड़ेगी। सिमिलरली बेटा कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है और अगर आपको इसको रोकना है या रेस्ट में लाना है इसको, तो आपको कोई ना कोई अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। तो भाई एरिस्टोटल वाले गैलीलियो वाले जो बॉल वाला एक्सपेरिमेंट था उसमें इस बॉल को रोकने के लिए जो फोर्स लग रही थी वो कौन लगा रहा था भाई, पहली बात तो फ्रिक्शन लगा रही थी, दूसरा भाई एयर ड्रैग लगा रहा था। ठीक है भाई, एक फोर्स तो फ्रिक्शन लगा रही थी और दूसरी फोर्स एयर लगा रही थी। इस वजह से आपकी बॉल बेटा यहाँ प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रुक जाती है। लेकिन स्पेस के अंदर अगर आप इस बॉल को रोल कराओगे या इस बॉल को स्पेस के अंदर थ्रो कराओगे तो बेटा ये नहीं रुकेगी। ठीक है, अगर आपको रोकना है यानी अगर उसके यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को चेंज करना तो आपको क्या लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। तो भाई ये था आपका गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया। अब बेटा इसी चीज़ को नाम दे दिया इनर्शिया का, इस चीज़ का नाम दे दिया इनर्शिया का। तो अगर मैं इनर्शिया को डिफाइन करने की बात करूँ तो इनर्शिया क्या होता है भाई, तो इनर्शिया होता है बेटा द इनएबिलिटी यानी कि कुछ ना करने की कैपेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मोशन भी कैसा बेटा, स्टेट और मोशन ऑफ यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हो। ठीक है भाई, यहाँ पे आप द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन के अलोंग बेटा,
स्ट्रेट लाइन के अलोंग इज कॉल्ड इनर्शिया। क्या बोल देते हैं हम उस चीज़ को? इनर्शिया बोल देते हैं भाई। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो बेटा रेस्ट में रहना चाहेगी, ठीक है। अगर कोई बॉडी मोशन में है वो भी मोशन कैसा होना चाहिए आपका? यूनिफॉर्म। अगर मोशन है तो मोशन कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ही रहना चाहेगी। अगर आपको इनको चेंज करना है, इन दोनों स्टेट को, रेस्ट को या फिर यूनिफॉर्म मोशन को, तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ एफ एक्सटर्नल लगानी पड़ेगी। एफ एक्सटर्नल मीन एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट बेटा, जब कभी भी आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो भाई कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चाहेगा कि उसका रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन ये स्टेट क्या हो, चेंज हो। तो भाई इनर्शिया, अगर मैं सिंपलेस्ट वर्ड में बात करूँ तो इनर्शिया क्या होता है कि भाई कोई भी बॉडी ना तो खुद से अपनी रेस्ट की स्टेट चेंज कर सकती है, ना ही खुद से अपनी यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट चेंज कर सकती है, ठीक है। अब भाई इनर्शिया भी बेटा 3 टाइप का होता है, जो आप लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा। इनर्शिया कितने टाइप्स का होता है भाई? 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन से? फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो भाई इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो बेटा किस में रहना चाहेगा? रेस्ट में रहना चाहेगा। एक एक एग्जांपल का और डिस्कशन कर लेते हैं भाई साथ साथ। बेटा एक कारपेट लो और उसको बीट करो, यानी उसको भी डंडे से मारो। ऐसा करने से क्या होगा? आप देखोगे कि कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल बाहर की साइड निकलाते हैं उस कारपेट से। क्यों भाई? क्योंकि देखो इनिशियली दोनों, आपका कारपेट भी और आपके पार्टिकल भी किस में थे? रेस्ट में। आपने जब स्टिक से इनको बीट किया, स्टिक से इनको पीटा बेटा, तो क्या हुआ? कारपेट तो आपका मोशन के अंदर आ गया भाई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। और एक्सटर्नल फोर्स किसने लगाई बेटा? वो स्टिक ने लगाई। और आपका कारपेट किस में आ गया? मोशन में आ गया। लेकिन आपके जो डस्ट के पार्टिकल थे वो अब भी किस में हैं? रेस्ट में हैं, और वो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे बेटा। इस वजह से जो कारपेट तो आगे की साइड मूव कर जाता है और डस्ट पार्टिकल वहीं रह जाते हैं, और डस्ट पार्टिकल इस कारपेट से बाहर की साइड निकल आते हैं। इसके अलावा लो भाई ये पेन रख दिया, इसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। ये खुद से मूव नहीं कर पाएगा कभी भी। अगर इसको मूव कराना तो मुझे कोई ना कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी ये क्या करेगा? मूव करेगा। तो इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं भाई? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और भाई इनर्शिया प्रॉपर्टी है मास की। इनर्शिया किसकी प्रॉपर्टी है बेटा? मास की। जितना ज़्यादा मास होगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर, इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखो भाई, इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या इनर्शिया ऑफ मोशन भी बोल देते हैं भाई इसको। इनर्शिया ऑफ मोशन यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही बना रहना चाहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर भाई किसी चीज़ को थ्रो कर रखा हो और वो वी वेलोसिटी से मूव करती हो, अगर आपको इसको रोकना है तो आप क्या करते हो? इस पर कोई ना कोई फोर्स लगाओगे। फॉर एग्जांपल एक बॉल आपकी तरफ आ रही है, अगर आपको बॉल रोकनी है तो आप क्या करोगे भाई? अपने हैंड से, अपने फीट से कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करोगे, तभी वो बॉल क्या करेगी? रुक जाएगी। अब कुछ स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा सर बॉल तो वैसे भी रुक जाएगी, लेकिन बेटा उस टाइम पे जब बॉल अपने आप से रुकती है उस टाइम पे बेटा उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रही होती है, और वो कौन लगा रहा होता है? या तो ग्राउंड या फिर हमारी एयर। तो ऐसे केस में बेटा ये सब किसके एग्जाम्पल बन जाते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन के। थर्ड देखो भाई, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भाई, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर ये राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आप चाहते हो ऑब्जेक्ट लेफ्टवर्ड जाए या टॉप की साइड जाए, तो आपको क्या लगानी पड़ेगी बेटा? फोर्स लगानी पड़ेगी। और वो भी कैसी? एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा जिसमें वो मूव कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रिकेटर की तरफ बॉल आ रही है भाई, ये बॉल आई, तो भाई उसको अपने बैट से इसको हिट करना पड़ेगा। जब वो बैट से हिट करेगा तभी वो दूसरी डायरेक्शन में जाएगी, वरना बेटा वो बॉल उसी डायरेक्शन में क्या करती रहेगी? मूव करती रहेगी। और भाई इनर्शिया किससे रिलेटेड है बेटा? डायरेक्ट। ये किसकी प्रॉपर्टी है? मास की। तो जितना ज़्यादा मास होगा बेटा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर क्या होगा? इनर्शिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ एक बहुत ज़्यादा हैवियर बॉडी है और वो किस में है? रेस्ट में है, तो उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। और उसकी भाई पोजीशन चेंज कर पाना या उसकी स्टेट चेंज कर पाना रेस्ट की उतना ही मुश्किल होगा। फॉर एग्जांपल, एक तो 1 kg का ब्लॉक है भाई, एक 100 kg का ब्लॉक है, किसको मूव कर पाना ईजी है? 1 kg वाले को। क्यों भाई? क्योंकि इसका मास कम है, तो इस वजह से इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी क्या बेटा? कम है। यानी इसकी स्टेट चेंज कराने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स कम लगानी पड़ेगी।
अगर हैवियर बॉडी है इनर्शिया भी ज़्यादा होगा और हमें एक्सटर्नल फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी इसकी स्टेट चेंज करने के लिए। सिमिलरली बेटा इनर्शिया मोशन है, एक बॉल आपकी तरफ आ रही है आप उसको इजीली रोक पाओगे, लेकिन बेटा अगर एक बस आपकी तरफ आ रही है तो शायद आप उसको नहीं रोक पाओगे। यही एप्लीकेबल होता है बेटा डायरेक्शन के लिए। अगर एक हैवियर बॉडी किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है और अगर आप उसकी डायरेक्शन चेंज करानी है तो बेटा आपको फोर्स की अमाउंट भी ही उतनी ही ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है भाई मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है बेटा 9th क्लास में पढ़ा था अगर किसी स्टूडेंट को ध्यान हो तो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है भाई मोमेंटम। अब मोमेंटम भी भाई दो टाइप का होता है, लीनियर और एंगुलर। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लीनियर की, लीनियर मोमेंटम। इससे नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की। भाई लीनियर मोमेंटम बेटा जो लीनियर मोशन में हो, और एंगुलर जो बेटा रोटेटरी या सर्कुलर मोशन में हो। तो हम यहाँ पे कैसे मोशन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट मोशन की बात कर रहे हैं। तो भाई लीनियर मोमेंटम होता क्या है, तो बेटा लीनियर को सबसे पहली बात स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट होती है मास की और वेलोसिटी की। मास एक स्केलर क्वांटिटी होता है बेटा, जबकि वेलोसिटी कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। और आपका लीनियर मोमेंटम भी कैसी क्वांटिटी है भैया, कि वेक्टर क्वांटिटी है। इसका बेटा आपको डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिखना है और साथ साथ बेटा इसकी यूनिट भी फाइंड आउट करके मेरे को बतानी है। भाई जितने भी फॉर्मूले यहाँ पे आते जाएं बेटा आपको हर किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के देखना और उनकी यूनिट भी 101% साथ ही साथ ट्राई करनी है। अगर आपसे किसी भी भाई फॉर्मूले के अंदर या किसी भी फॉर्मूले के अंदर बेटा आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मेरे को जरूर इन्फॉर्म करें। नेक्स्ट भाई लीनियर मोमेंटम के बाद भाई न्यूटन्स के लॉ की बात कर लेते हैं। तो बेटा न्यूटन के फर्स्ट लॉ से स्टार्ट कर लेते हैं। न्यूटन्स ने बेटा कितने लॉ दिए थे मोशन से रिलेटेड, 3 लॉ दिए थे। तो पहले हम बात करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ की, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। 9th क्लास में पढ़ा था ना बेटा, अब इनको मैथमेटिकली फॉर्म में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है भाई, न्यूटन फर्स्ट लॉ बेटा स्टेट दैट एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ एन बॉडी, या हम बोल सकते हैं इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो its acceleration will be zero, its acceleration will be zero। इसी को बेटा डेफिनेशन ही फॉर्म में अगर ढंग से लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, इफ एन ऑब्जेक्ट हैव नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू जीरो देन द एक्सीलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी जीरो। अगर बेटा किसी ऑब्जेक्ट पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो कहने मतलब या तो रेस्ट में मिलेगा बेटा आपको, या फिर किस में मिलेगा, यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में। इन दो स्टेट में से एक में वो 101% मिलेगा भाई, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी एक्सीलरेशन जीरो होता है और रेस्ट के लिए भी एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यही होता है बेटा कि वो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस क्या अगर कवर अप कर रहा हो, इक्वल डिस्टेंस क्या कर रहा हो बेटा, कवर अप कर रहा हो। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन जीरो होता है और रेस्ट में भी आपका एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। तो कहने का पर्पज जब आपके एक्सटर्नल फोर्स जीरो किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसका एक्सीलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। ये क्या था बेटा आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। इसको भी आप डिफरेंट तरीके से लिख सकते हो बेटा। इसका अपोजिट भी ट्रू है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास कोई एक्सीलरेशन है तो उस पर 101% कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रही है बेटा, वर्क कर रही है। अब भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ने आपकी फोर्स को रीडिफाइन किया था। फोर्स को कैसे रीडिफाइन किया भाई, उस हम अभी तक क्या पढ़ चुके थे भाई, फोर्स था एफर्ट, किस चीज का, पुश और पुल का। अब भाई हम इसी स्टेटमेंट को आगे फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। ये जो एफर्ट है ये किसी बॉडी को मूव कराए या फिर उसकी स्टेट चेंज करे या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज करे या फिर ट्राई टू चेंज करे भाई इन चीज़ों को, ठीक है। अगर मैं डेफिनेशन की फॉर्म में बात करूं तो फोर्स इज एन एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच मूव और ट्राइज टू मूव ए बॉडी और इट विल चेंज इट स्टेट और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ एन बॉडी, कॉमा इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी और ट्राई टू चेंज द स्टेट और डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी।
इज नोन एज फोर्स। तो भाई हर एक एफर्ट जो आपका किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को, मोशन को या डायरेक्शन को या तो चेंज करे या चेंज करने की कोशिश करे, उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, फोर्स बोल देते हैं बेटा। तो भाई ये डेफिनेशन बेटा आप लोगों को नोट डाउन करनी है। इसके बाद आ जाता है भाई हमारा नेक्स्ट न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या था भाई? भाई न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है। और जहाँ कहीं भी भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ आता है वो किसके रिस्पेक्ट में होता है बेटा? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जितना ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा शॉर्ट टाइम में, उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, फोर्स होगी। अब भाई इसी को अगर बेटा आप फर्दर एक्सप्लेन करना चाहो तो जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है जो क्या होता है, के। और भाई जब के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की गई तो बेटा के की वैल्यू हमें मिली 1, तो ये हो गया आपका dp/dt। ठीक है भाई, ये p बेटा स्मॉल है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब अगर आप इस p की जगह वैल्यू पुट करना चाहो तो मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है भाई, mv। मास और वेलोसिटी क्या होती है बेटा, ये प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई dt। दिस विल गिव्स अस भाई m तो क्या है बेटा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, एज इट इज आ जाता है। अगर आपका कांस्टेंट हो ना बेटा किसी भी डेरिवेटिव फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो हम उसको एज इट इज बाहर की साइड ले लेते हैं। और ये क्या आ गया भाई, dv/dt, यानी चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी। अब चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है भाई, आपका एक्सीलरेशन। तो बेटा आपकी फोर्स किसके इक्वल आ गई है, ma के। तो भाई ये था आपका क्या बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ। और भाई न्यूटन सेकंड लॉ आपका बेटा फर्स्ट लॉ के साथ भी एग्री करता है और थर्ड लॉ के साथ भी एग्री करता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बेटा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के। ये बात बेटा कौन से लॉ ने बताई थी, सेकंड लॉ ने। नेक्स्ट देखो, अब बात कर लेते हैं बेटा न्यूटन थर्ड लॉ की। न्यूटन्स थर्ड लॉ, उसके बाद बेटा एक बार सॉरी भाई सेकंड लॉ की बेटा हमने एप्लीकेशन नहीं की है, सेकंड लॉ की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। न्यूटन्स सेकंड लॉ एप्लीकेशंस, ये एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। तो भाई एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ में देखो भाई, F इज इक्वल टू आपका किसके इक्वल था, ma के। यानी अगर किसी बॉडी का एक्सीलरेशन अगर जीरो हो तो आपको फोर्स भी क्या चाहिए, जीरो चाहिए। ठीक है भाई, या उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स भी क्या आएगी आपकी, जीरो ही आएगी। तो भाई फर्स्ट एप्लीकेशन तो यही है कि अगर किसी बॉडी पे अगर आप कोई फोर्स लगाते हो तो उसका एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा। अब बॉडी है तो बेटा उसके पास मास तो 101% होगा, एक्सीलरेशन डिपेंड करता होगा या नहीं होगा। तो अगर फोर्स जीरो तो उसका एक्सीलरेशन क्या मिलेगा आपको भाई, जीरो मिलेगा। नेक्स्ट बेटा आपका एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो आपकी फोर्स भी कैसी क्वांटिटी आती है, यहाँ से वेक्टर क्वांटिटी आती है। F इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब भाई हम यहाँ से हर एक एक्सिस के अलोंग फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप Fx निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, ma(x). अगर आप y के अलोंग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना चाहो तो ma(y). अगर आप z के अलोंग कोई फोर्स निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगी, ma(z). तो ये सभी के सब बेटा आपके क्या है, सेकंड लॉ के एप्लीकेशंस है। अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की और बात कर लेते हैं भाई। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में देखो भाई, जितना किसी बॉडी के पास ज़्यादा एक्सीलरेशन होगा आपको उतनी ज़्यादा क्या करनी पड़ेगी भाई, फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। एक बॉल का ही एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक बॉल आपके पास बेटा एक्सीलरेशन आ रही है 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, एक सेकंड बॉल है जो आपकी तरफ आ रही है बेटा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। आप दोनों को रोकना चाहते हो, इसको भी F1 फोर्स से रोकना चाहते हो और इसको F2 फोर्स से। तो आप इजीली बता सकते हो कि भाई F1 हमेशा ज़्यादा चाहिए हमें F2 से, यानी फास्ट मूविंग या जिसका एक्सीलरेशन बेटा बहुत ज़्यादा स्पीड से चेंज हो रहा है उसको रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, जबकि जिसका एक्सीलरेशन कम है उसको रोकने के लिए बेटा कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इससे हमें भाई न्यूटन सेकंड लॉ से इस बात का इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कितनी फोर्स चाहिए उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए।
बाकी बेटा एप्लीकेशंस आप बहुत सारी पढ़ सकते हो या बेटा खुद से एस्टिमेट लगा सकते हो। नेक्स्ट देखो भाई, अब बात कर लेते हैं न्यूटन थर्ड लॉ की। न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ क्या बताता है भाई, एफ ए बी इज इक्वल टू नेगेटिव एफ बी ए वेक्टर फॉर्म में। कहने का पर्पज, अगर भाई किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता है तो जितनी फोर्स ये इस पे लगाता है उतना ही बेटा ये सेकंड वाला ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे लगाता है। अगर मैं डेफिनेशन की फॉर्म में बात करूं तो फोर्स ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर, और वी कैन से दैट force applied on an object will be always equal and opposite in magnitude on other object। तो भाई जब कभी भी आप फोर्स अप्लाई करते हो किसी ऑब्जेक्ट पे तो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हमें मिलती है बेटा। आपने 9th क्लास में बेटा इसी थर्ड लॉ को एक्शन एंड रिएक्शन की फॉर्म में पढ़ा था। कैसे कि देयर इज ऑलवेज एन रिएक्शन टू एन एक्शन इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, यानी एक्शन आपका रिएक्शन के इक्वल एंड अपोजिट होता है। आप बोल सकते हो बेटा एक्शन आपका नेगेटिव होता है रिएक्शन के, यानी इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, बस डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, फिजिक्स के अंदर यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन सेम टाइम पे होते हैं या सेम इंस्टेंट पे होते हैं, ठीक है। कहने का पर्पज आपका ये नहीं है कि भाई पहले एक्शन होगा उसके बाद ही उसका रिएक्शन होगा, नहीं, दोनों बेटा सेम इंस्टेंट पे ओकर होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम इंटरवल पे। तो ये था बेटा आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब बात कर लेते हैं बेटा न्यूटन सेकंड लॉ, आपका यूनिवर्सल लॉ कैसे है। न्यूटन सेकंड लॉ इज यूनिवर्सल लॉ। इज यूनिवर्सल। तो भी देखो पहले तो हम यहाँ पे ला ही लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू एम ए। ये आपका कौन सा ला बेटा, सेकंड ला। तो देखो अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो आपकी फोर्स भी क्या आएगी, जीरो आएगी। कहने का पर्पज एक्सीलरेशन जीरो कब होता है भाई, रेस्ट में या फिर यूनिफॉर्म मोशन में। तो भाई जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उस पर लगने वाली फोर्स भी क्या होती है, जीरो होती है। तो भाई ये हमने सेकंड लॉ से कौन सा लॉ प्रूव कर दिया बेटा, फर्स्ट लॉ प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट देखो, अगर मैं बात करूं फोर्स एफ ऑफ ए बी तो क्या आएगी भाई, एफ ए बी ये किसके इक्वल होने वाली है भाई, डी पी या डेल पी बाई डेल टी, आपकी मर्जी भाई। डी लिखोगे तो बेटा बहुत ज़्यादा शॉर्ट इंटरवल हो जाता है, और डी लिखोगे यानी डेरिवेटिव के अगर फॉर्म में आप कोई क्वांटिटी ए लिखते हो तो बेटा इसका मतलब है कि ए बहुत स्मॉल इंटरवल पे आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर आप डेल ए बाई डेल टी लिखते हो तो भाई इसका पर्पज़ है कि भाई चेंज तो हो रहा है वो, लेकिन इंटरवल आपके सफिशिएंट स्मॉल नहीं है। तो यहाँ पे देखो भाई एफ ए बी होता है बेटा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। फोर्स ऑन ए किस पे लग रही है भाई, ए पे, तो मोमेंटम भी किसका चेंज होगा, ए का, डिवाइडेड बाई डेल टी। सिमिलरली अगर आप लिखना चाहो एफ ऑफ बी ए यानी फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, दिस विल बिकम इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो भाई आपके पास एफ ऑफ ए बी आ गया, एफ ऑफ बी ए आ गया है। अगर आप इनको निकालना चाहो तो वैल्यूज को इक्वल पुट कर दो। अब देखो भाई ये जो आपका फर्स्ट क्वांटिटी है ये क्या है बेटा, मोमेंटम। तो चलो इससे मोमेंटम की वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल पी ए इज इक्वल टू एफ ए बी डेल टी। सिमिलरली बेटा सेकंड से भी हम मोमेंटम की वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल पी बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी ए इंटू डेल टी। हमें पता है कि भाई मोमेंटम किसी सिस्टम का क्या रहता है बेटा, कंजर्व्ड, यानी डेल पी ए प्लस डेल पी बी आपका क्या होता है, जीरो होता है। या हम बोल सकते हैं डेल पी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल पी बी। पी ए की जगह पी ए की वैल्यू पुट कर दो, एफ ऑफ ए बी डेल टी इज इक्वल टू बेटा डेल पी बी की जगह डेल पी बी की वैल्यू पुट कर दो, एफ ऑफ बी ए डॉट डेल टी। ये रही भाई पी बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है और पी ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। डेल टी से डेल टी कैंसिल आउट, यानी आपकी एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ
BA आई है, और ये कौन सा लॉ है भाई, थर्ड लॉ। तो भाई न्यूटन सेकंड लॉ बेटा यूनिवर्सल लॉ है, यानी हम खाली न्यूटन सेकंड लॉ से न्यूटन के फर्स्ट लॉ को भी और न्यूटन के थर्ड लॉ को भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो भाई आपको बेटा ये लॉ अच्छे से अलग अलग, प्रूफ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ, नेक्स्ट बेटा इसके लिए आप हेडिंग बनाओगे प्रूफ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, और फिर इसके बाद लिखोगे 10 वी कैन से दैट न्यूटन सेकंड लॉ इज यूनिवर्सल लॉ। अब भाई एक बार थर्ड लॉ की एप्लीकेशंस बेटा वैसे तो आपको अच्छे से पता होंगी, अगर भाई आप किसी चीज़ को हिट करते हो तो भाई वो भी आपको उतनी ही जोर से क्या करेगी भाई, हिट करेगी, हम बोल सकते हैं उतनी ही रिटर्न में क्या लगाएगी बेटा, फोर्स अप्लाई करेगी। किसी दीवार को पंच करके देखो, जैसे आप किसी दीवार को पंच करते हो तो भाई जितनी ज़्यादा फोर्स से आप पंच करोगे उतनी ही ज़्यादा फोर्स आप पे वापस आपको क्या मिलने वाली बेटा, रिटर्न में मिलने वाली है, तो आपको उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पेन होगा। इसके अलावा देखो ये एक बेंच है, इस पे भाई हमने एक बुक रख दी है बेटा, तो ये बुक नीचे क्यों नहीं गिर रही भाई, इस बेंच के आर पार क्यों नहीं जा रही है। मैं अगर बोल दूँ ये पेन यहाँ पे रखा है तो बेटा ये पेन इस व्हाइट बोर्ड के अंदर से बिल्कुल आर पार क्यों नहीं जा रहा। तो देखो भाई ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, ठीक है, लेकिन जो ये बेंच है ये भी बेटा इस पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स इस ग्रेविटी से लगने वाली फोर्स की क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। इस वजह से आपकी बॉडी भाई वहीं इक्विलिब्रियम में बनी रहती है बेटा। नेक्स्ट भाई जितनी ज़्यादा ये बाई चांस ये आपका मार्कर है इस बोर्ड पे फोर्स लगाता है उतनी ही ज़्यादा रिटर्न में इसको क्या मिलती है भाई, फोर्स मिलती है। तो भाई इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हो सकता है कि उस पर लगने वाली फोर्स किस में हो बेटा, इक्विलिब्रियम में हो। एक एप्लीकेशन की हेल्प से और हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। भाई एक पुली का एग्जाम्पल बेटा बार बार आता है, उसके लिए हम एक पुली ड्रा कर लेते हैं एक बार। देखो भाई एक पुली है बेटा ये, और इससे दो ऑब्जेक्ट हैंग कर रखे हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। इस साइड वाला बेटा हैवियर ऑब्जेक्ट है, ये लो थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, और इस साइड वाला हमारा लाइटर है। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं M1 और इसको M2। अब भाई बात करते हैं बेटा फोर्स रिजोल्यूशन की, किसकी बात कर लेते हैं, फोर्स रिजोल्यूशन की। टॉपिक का अगर आप नाम देना चाहो तो बेटा इसको आप कनेक्टेड बॉडी भी दे सकते हो, क्या, कनेक्टेड बॉडी, या फिर आप मोशन रिलेटेड टू पुलिस भी इसको लिख सकते हो। तो देखो भाई ये दो मास ऑब्जेक्ट है M1 एंड M2 जो किसकी हेल्प से बेटा, स्ट्रिंग की हेल्प से आपने हैंग कर रखे हैं। तो भाई इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगी ग्रेविटी की वजह से वो क्या लगेगी भाई, M1G, क्योंकि आपकी फोर्स क्या होती है बेटा, F = M में होती है, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ ग्रेविटी की वजह से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगी M1G। अब भाई ये फोर्स नीचे की साइड लग रही है तो बेटा इस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगी, जो इस स्ट्रिंग पे क्या फोर्स होगी भाई, टेंशन की। इसी वजह से बेटा आपका स्ट्रिंग बिल्कुल स्ट्रेच रहता है भाई, इस टेंशन वाली फोर्स की वजह से। नेक्स्ट भाई अब अगर आप देखोगे टोटल तो ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट नीचे की साइड मूव कर रहा है। हम एज्यूम कर लेते हैं ए एक्सीलरेशन से नीचे की साइड मूव करेगा, क्योंकि ये हैवियर है, ये बड़ा लाइटर है, तो ये ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करने वाला है बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और हमने एज्यूम किया किस एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, वो ए एक्सीलरेशन से। तो भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो आपकी फोर्स है वो क्या है, M1A फोर्स है, नेट जो बची है। सिमिलरली भाई अगर हम इसके लिए कंसेप्ट को अगर अप्लीकेबल करना चाहें तो देखो इस पे ग्रेविटी की फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में M2G, टेंशन है अपवर्ड डायरेक्शन में भाई स्ट्रिंग के। नेक्स्ट अगर मैं इसकी एक्सीलरेशन की बात करूँ तो बेटा किस डायरेक्शन में मूव करेगा, अप साइड। अगर मैं इस एक्सीलरेशन की वजह से फोर्स निकालूँ तो क्या हो जाएगी, F = M2A। तो भाई चलो इन दोनों के लिए इक्वेशन लिख देते हैं भाई, ठीक है। फर्स्ट लिखते हैं हम हैवियर बॉडी के लिए, किसके लिए भाई, हैवियर बॉडी के लिए। तो हैवियर बॉडी के लिए अगर आप लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, देखो भाई M1G डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रही है, M1A भी डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रही है, तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगी। और आपकी जो टेंशन वाली फोर्स है वो किस डायरेक्शन में भाई, अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगी बेटा, सब्ट्रैक्ट। तो चलो लिखते हैं M1G डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगी हमारी, M1G डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसके अपोजिट कौन सी फोर्स लगी भाई, टेंशन वाली फोर्स। और जो इन दोनों के बाद जो हमें नेट इफेक्टिव फोर्स मिली वो क्या है भाई, M1A।
एक चीज़ ध्यान रखना भाई, ए मैंने यहाँ पे लिया है, ए मैंने यहाँ पे लिया है, A1 A2 नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि जिस स्पीड से अप साइड जाएगा उस स्पीड से ये वाला ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ये तो था भाई हैवियर बॉडी की इक्वेशन। अब लिखते हैं लाइटर वाली की, लाइटर बॉडी के लिए। लाइटर बॉडी के लिए अगर आप इक्वेशन लिखना चाहोगे तो देखो भाई, M2G तो नीचे की साइड लग रही थी, ठीक है, टेंशन अप साइड लग रही थी, ये भी ठीक है, और आपकी जो नेट फोर्स मिली थी वो आपको किस डायरेक्शन में मिली थी भाई? टेंशन की डायरेक्शन में मिली थी। यहाँ पे देखो M2G माइनस टी आपके पास क्या आया था? M2A आया था, लेकिन वो किसकी साइड था बेटा? टेंशन की साइड था। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, M2G माइनस टी लिखा हमने, लेकिन टी यहाँ पे क्या है? ग्रेटर है। क्यों है भाई ग्रेटर? क्योंकि आपका ब्लॉक अप साइड मूव कर रहा है। तो बेटा M2G माइनस टी लिखने की जगह आप क्या लिखोगे भाई? T माइनस M2G। क्या लिखोगे? T माइनस M2G। ये आपके पास किसके इक्वल आएगा भाई? M2A के इक्वल। ध्यान रखना बेटा, जो फोर्स लार्जर होगी वही लिखनी है पहले। यहाँ पे नीचे की साइड ब्लॉक मूव कर रहा था, यानी डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा थी, टेंशन क्या थी? कम। तो हमने डाउनवर्ड फोर्स में से टेंशन को क्या किया था? सब्ट्रैक्ट। इस वाली प्रॉब्लम में देखो, इस वाली प्रॉब्लम में भाई ब्लॉक अप साइड जा रहा है, यानी बेटा टेंशन की फोर्स तो है ज़्यादा, और जो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है आपकी ग्रेविटी की वजह से वो क्या है? कम है। तो इस वजह से हमने टेंशन में से M2G को क्या किया है? सब्ट्रैक्ट किया है। अब भाई अगर हम इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एज्यूम कर लें तो बेटा एक बार तो इनको ऐड कर दो और एक बार डिवाइड कर दो। तो बाई एडिंग 1 and 2, बाई एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई? M1G माइनस M2G इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए। आया भाई ये समझ में? बेटा T से T तो हो गया कैंसिल आउट, M1G माइनस M2G लिख दिया है, और यहाँ पे M1A था M2A था, तो दोनों से A को क्या ले लिया है बेटा? कॉमन। अब अगर देखना चाहो तो यहाँ से G भी बाहर आ रहा है, तो G को भी बाहर ले लो, ये हो जाएगा M1 माइनस M2 इंटू G इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A। तो यहाँ से आपके पास A की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? M1 माइनस M2 होल डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो भाई ये वो एक्सीलरेशन है जिससे ये ऑब्जेक्ट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये बड़ा ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा? मूव करेगा। ये तो आ गया बेटा किससे? एडिशन से। अब डिवीजन से और देख लेते हैं। बाई डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड। तो भाई फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आएगा भाई? ये M1G माइनस टी डिवाइडेड बाई टी माइनस M2G इज इक्वल टू M1A डिवाइडेड बाई M2A। A से A कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या है भाई? M1 बाई M2। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अगर मैं इस बीच वाले स्टेप को अगर यहाँ से हटा के इसको लिख दूँ, ये क्या है आपके पास? M1 बाई M2, क्योंकि A से A तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा भाई? ये आएगा M1 M2G माइनस M2T, दिस विल इक्वल टू M1T माइनस M1 M2G। अब भाई अगर आप इसी से अगर आप कॉमन लेना चाहो या ऐड अप करना चाहो तो क्या आएगा पास? आपके पास 2M1 M2G, M1 M2 यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, ये माइनस का इधर जाए क्या जाए बेटा? प्लस का। और ये क्या आएगा आपके पास? 2M1 M2G इज इक्वल टू T भाई कॉमन ले लिया दोनों से, अंदर क्या बचा बेटा? M1 प्लस M2। ये M2 हम इधर से लेके इस साइड ले आए, तो दोनों क्या हो गए हैं बेटा? प्लस की क्वांटिटी हो गई है। आपके पास यहाँ से टेंशन आ चुका है। टेंशन क्या है आपके पास? 2M1 M2G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो भाई ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है बेटा किसकी? टेंशन की। अगर बेटा किसी स्टूडेंट को कोई स्टेप समझ में नहीं आता, जैसे मैं यहाँ पे भी डायरेक्ट M1 M2G इस साइड था, इस साइड वाले M1 M2 को इस साइड ले गया, प्लस का हो गया और ऐड करके 2M1 M2G लिख दिया है। अगर बेटा आपको स्लाइटली भी इन चीज़ों पे डाउट हो तो बेटा उसी टाइम वीडियो को पॉज करो और अपनी रफ कॉपी लो और इसको लिख के देखो भाई साथ के साथ बेटा। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। अपने अच्छे से नोट प्रिपेयर करो, अच्छे से डेफिनेशन लिखो, और भाई अगर किसी स्टूडेंट के पास बेटा बुक हो तो बेटा जितने भी मैं टॉपिक कराता हूँ साथ के साथ बेटा उनसे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल दे रखे होंगे,
तो बेटा साथ ही साथ उन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने की कोशिश करो अगर आपके पास टाइम बचता है तो। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।